हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं इस वक्त डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे बड़ा एक इम्पोर्टेंट इशू है। अभी कुछ 1-2 दिन पहले की बात है कि इंडिया और मालदीव्स के अंदर वैसे तो बड़े अच्छे ताल्लुकात भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक नरेंद्र मोदी साहब जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिया के इलाके में गए थे और वहाँ पे वो उन्होंने मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ उन्होंने की, तो उनकी पिक्चर्स लगाई और उसके ऊपर फिर कुछ मिनिस्टर्स ने मालदीव्स के उन्होंने उसके ऊपर काफ़ी बुरा भला मैं कहूँगा उसको वो कहा, जो नॉर्मली मेरे ख़्याल में एक आम आदमी को भी सोचना चाहिए। मिनिस्टर्स तो रिप्रेज़ेंट करते हैं अपनी कंट्री को, भी किसी भी कंट्री के हो, छोटा कंट्री हो, बड़ा कंट्री हो, लेकिन उनको इस तरह की बात करते हुए किसी के रिलिजन के हवाले से, किसी की पर्सनैलिटी के हवाले से या किसी भी चीज़ के हवाले से एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है। लेकिन उसके बाद क्या कुछ हुआ, ये अब हम इस वीडियो में, इस शो में हम इसके ऊपर बात करेंगे और काफ़ी ले-दे हुई और इंटरनेशनल मीडिया ने इस खबर को बड़ी कवरेज दी है सीएनएन के ऊपर और बाकी जो इंटरनेशनल मीडिया है, अल जज़ीरा है, काफ़ी बड़ी स्टोरीज़ हमें इस पे देखने को मिल रही है। क्या वजह है? एक जिसे कहते हैं एज़ अ ग्लोबल पावर इंडिया को देखा जाता है इस वक़्त पूरी दुनिया में। क्या वजह है कि उन्होंने, उनके लोगों ने ऐसा रिएक्शन दिया कि उसके बाद मालदीव्स को मेरे ख़्याल में पीछे नहीं जाना पड़ा, बल्कि बहुत पीछे जाना पड़ा और शायद चाइना से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे टूरिज़्म को सँभाला दे, क्योंकि उनकी जो कंट्री है ज़्यादातर टूरिज़्म और इंडियन टूरिज़्म से चलती है। क्या हुआ, क्या नहीं, इस हवाले से आज बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद है यकीनन डिफेंस एक्सपर्ट हैं मेजर जनरल अश्विनी कुमार सिवाज साहब हमें जॉइन कर रहे हैं। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू फकर। जनरल साहब, एक तो इस इशू को इस रीजन में, वैसे अगर हम देख लें मिडल ईस्ट में इजराइल फलस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ओसीस का मसला भी चल रहा है और इस वक्त ये वाला इशू उठना क्योंकि इस रीजन में दो बड़े पावर्स हैं, एक इंडिया है और एक चाइना है और जो भी दूसरे कंट्रीज हैं वो किसी न किसी के साथ अटैच होते हैं। मालदीव के बड़े अच्छे ताल्लुकात है, लेकिन इस तरह की बात करके क्या मतलब क्या साबित करने की उन्होंने कोशिश की? हाँ, बिल्कुल। देखो फ़कर, सच्चाई ये है कि मालदीव की जो जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इंडियन ओशन में हैं, जहाँ से पूरे वर्ल्ड का 50 से 70% ट्रेड जाता है जी, और इसलिए उनकी ये स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जी, मालदीव के साथ रिलेशन अच्छे करने की हर देश चाहेगा कोशिश। और ये सच्चाई है कि भारत और मालदीव के जो रिलेशन थे, वो बहुत अच्छे थे और बहुत सालों से थे। और उसकी वजह 3-4 और है। एक तो कि भारत सबसे नज़दीक है मालदीव के। भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है इस इलाके का और जी, भारत एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। अगर आप देखें, जब भी कभी मालदीव को कोई तकलीफ हुई या प्रॉब्लम हुई, तो भारत सबसे पहले आया उनकी मदद करने। बिल्कुल। जी, अगर बिल्कुल। आप 1988 का कू देखें, तो भारत ने अपनी फौज भेजी और उस कू को एक प्रकार से नकारा कर दिया। जी, उसके बाद वहाँ पर पानी की बहुत दिक्कत आई थी और ओके। पानी के लिए भारत ने इमीडिएटली अपनी शिप और बाय एयर से उसको भेजा। अब ये कोविड-19 के टाइम उनकी इकॉनमी भी डगमगा गई थी, उनके पास वैक्सीन भी नहीं थी। भारत ने उनको वैक्सीन दी मालदीव को, जैसे दूसरे देशों को दी थी, क्योंकि भारत की जो पॉलिसी है इंडिया के जो है नेबरहुड फर्स्ट, तो उसके तहत भारत ने मालदीव को कोविड-19 की मेडिसिन दी, कोवैक्सीन भी दी, कोविशील्ड भी दी और बिना किसी पैसे के। तीसरा जो हमने, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमी जैसे कि टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, जब हम आगे बात करेंगे, और कोविड-19 में टूरिज्म ने हिट लिया था, तो इसलिए उनको बहुत दिक्कत हो रही थी, तो भारत ने $50 मिलियन जो क्रेडिट ऑफ लाइन भी दिया, जिससे उनकी इकोनॉमी संभली। तो ओवरऑल भारत जो है, जब भी कभी ज़रूरत पड़ती है मालदीव की, तो भारत एक प्रकार हरदम उसको नज़दीक खड़ा हुआ है। जब बात आती चीन की, चीन और भारत के अंदर फ़र्क ये है कि जो चीन है, वो इतना नज़दीक नहीं है। चीन नेबर नहीं है, चीन साउथ एशिया का हिस्सा नहीं है। चीन जो है बहुत दूर है। तो अगर कोई देश हेल्प कर सकता मेजर देश, वो भारत है। मगर ये सच्चाई है कि
जो अभी प्रेसिडेंट बने हैं मोहम्मद मुर्जे, वो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एंटी इंडिया सेंटिमेंट पैदा किया उन्होंने। जब वो आप आगे क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर मैं उसके बारे में बताऊँगा सही। फर्दर। अच्छा जन साहब एक चीज़ और है कि टूरिज़्म के हवाले से इंडिया भी एक बहुत बड़ा मुल्क है और एक बड़ी पॉपुलेशन उनकी दुनिया भर में जाती है। 2015 में जब पहली दफ़ा मैं यूरोप गया तो मैंने चाइनीज़ को बहुत ज़्यादा वहाँ पे देखा। लेकिन अब ये शायद चाइनीज़ भी मौजूद है बट इंडिया के भी बहुत सारे लोग अगर किसी भी टूरिस्ट स्पॉट में वर्ल्ड वाइड आप जाएँ, मैं जाऊँ, तो आप हमें देखने को मिलते हैं। इस तरह की बात करना कि स्पेशली जो मिनिस्टर्स होते हैं और उनको पता भी है कि हमारे मतलब ताल्लुकात है, एक बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है। फिर ऐसी बातें करने का मतलब और मकसद क्या होता है? मैं ये कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब नहीं थे, ये कोई और था। किसी और कंट्री का प्राइम मिनिस्टर था या लोग थे या रिलिजन था। तो इस तरह बात करने के यानी आप कम्पीट करें। आप कहें कि जिस तरीके से अब हम सुनने सुनने में बात आ रही है कि शायद इंडिया उस टूरिस्ट स्पॉट को बहुत ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे मोदी साहब मौजूद थे, वहाँ के लिए फ्लाइट्स और सुना है कि बहुत बड़ी एक इन्वेस्टमेंट वो लेके आ रहे हैं कि यार इसको ऐसा डेवलप करेंगे कि लोग मतलब इंडिया से क्या दुनिया भर से लोग इसको देखने के लिए आएँगे। हाँ, बिल्कुल। देखो सच्चाई ये है फ़खर लक्षद्वीप भारत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी, और ये जो है अभी अरेबियन सी में इसी प्रकार हमारे पास बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, उनको हमने धीरे-धीरे काफ़ी डेवलप किया है और उससे क्या है कि टूरिज़्म बहुत बढ़ा हुआ। इसी प्रकार से कहीं न कहीं मैं ये कहूँगा लक्षद्वीप उस तरीके से डेवलप नहीं हुआ। जिस हुँ, प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री वहाँ गए और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो लक्षद्वीप की नेचुरल ब्यूटी है, वो बहुत काबिले तारीफ है और इसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा कि भारत के खुद भी टूरिस्ट आए और बाहर से भी वर्ल्ड के टूरिस्ट आए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी जो कि किसी भी देश का लीडर बोलेगा और उसका कोई मालदीव से लेना देना नहीं था। मगर कि बिल्कुल, मालदीव के 3 यस, मिनिस्टरों को इस प्रकार की कमेंट पास करना जो कि डेरोगेटरी थे, हुँ, अनपार्लियामेंट्री थे और वो भी एक देश के बारे में और एक प्राइम मिनिस्टर के बारे में करना, जो कि एक प्रकार से वर्ल्ड के टॉलेस्ट लीडर हैं, वो बड़े दुःख की बात है और दूसरी बात, एक लीडर अगर करे हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हो जाए, गलती हो, पर 3 एक के बाद 2 दूसरा और 3 तो फिर ऐसा लगता है कि कोई सोची-समझी साजिश का हिस्सा है। मगर ये समझना चाहिए आज जो मालदीव को, जो मालदीव की इकोनॉमी है, वो $1 बिलियन के करीब है उसका जो 30% है वो जो जीडीपी है वो टूरिज्म से आता है और सच्चाई ये है कि उसका करीब-करीब जो आपका 12 से 15% उसके जो टूरिस्ट हैं वो भारत से आते हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट और भारत जो है एक प्रकार मालदीव से थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है और मैंने बताया आपको फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। भारत ने वहां पर 2 डोर्नियर और एक आपका जो हेलीकॉप्टर 2 छोड़े हुए एक डोर्नियर वो भी उन्हीं की मदद के लिए कि अगर कैजुअलिटी इवैक्यूएशन करनी है वहां पर तो आप मदद करें। तो कहने का मतलब ये है कि जो बात प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोली थी उसका कोई लेना-देना नहीं था लक्षद्वीप के साथ। बिल्कुल। लक्षद्वीप एक अलग देश है, लक्षद्वीप अपना टूरिज़्म को और डेवलप करे और लोग आएँ, बहुत अच्छी बात है। मगर इस प्रकार के कमेंट पास करने से वो कहते हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, मुझे लगता है ये काम कहीं न कहीं मालदीव ने कर दिया। इसका इम्पैक्ट क्या होगा अभी नेशनल लेवल पे ये तो समय ही बताएगा, पर मुझे लगता है ये पर्सनली क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक बहुत टॉलेस्ट लीडर हैं और जो उन्होंने पॉइंट बताया वो बहुत जरूरी भी है और हर एक देश के लिए जरूरी है कि हमारे पास इतनी नेचुरल ब्यूटी आइलैंड्स हुँ, हैं तो हम उसको क्यों नहीं डेवलप करें और भारत के अंदर काबिलियत और क्षमता है अभी तो हम डेवलप करेंगे और देखो इसका हुआ क्या बिना किसी ने कुछ नहीं बताया कि वहां पर कम से कम 10 से 15 हजार के करीब जो वहां पर लोग जाने वाले थे जो बुकिंग थी आने वाले 2-3 महीने में, उनमें से ज़्यादातर लोगों ने कैंसल कर दी, टिकटें कैंसल कर दी। तो सच्चाई है कि अब मालदीव को तो बहुत बड़ा झटका लगा है। मालदीव की जो एक प्रकार पूरी की पूरी इकोनॉमी टूरिज़्म पे डिपेंडेंट है और ऐसा होना उसके लिए बहुत बड़ा धक्का है। इसीलिए ये अब काफ़ी हद तक अब मुझे लगता है कि जिस प्रकार से
वहाँ पर प्रेशर आया है, इसलिए वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। पर दुःख की बात ये है कि मालदीव को क्या करना चाहिए था? जो एक्शन आया है, हम कहते हैं टू लेट टू लिटिल कि 3 मिनिस्टरों को सस्पेंड किया है। सस्पेंशन कोई पनिशमेंट नहीं है। अगर वो समझते हैं कि वाक़ई इन्होंने अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, तो उनको या तो वो रिज़ाइन करें या उनको एक प्रकार से थ्रो देम आउट ऑफ योर कैबिनेट। ऐसा कैसा हो सकता है आप रखें? अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वाक़ई दूसरे देश से और भारत जैसे बड़े देश से तो आपको रिएक्शन आने वाला है और इस रिएक्शन की वर्ल्ड में ज़्यादातर देशों ने उसकी बहुत ज़्यादा प्रेज़ की। उन्होंने कहा ऐसा कोई देश एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मालदीव ने हरकत की वो वाक़ई अब पॉइंट ये आता है कि क्या मालदीव के और भारत के रिलेशन में कुछ खटास है? हुँ, हाँ, मुझे लगता है वो है। देखो सच्चाई ये है कि इससे पहले जो प्रेज़िडेंट थे इब्राहिम सोली थे, वो भारत के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे। उसके पहले जो अब्दुल नशीद थे, वो और मोहम्मद मुइज़ू इकट्ठे इलेक्शन लड़े थे। वो भी अब अलग निकल गए हैं इनसे और अभी जो मोहम्मद मुइज़ू है, वो इस कैंपेन पे आए थे कि इंडिया आउट। इंडिया आउट मीन जो हमारे 2 हेलीकॉप्टर और डॉरियर हैं, एयरक्राफ्ट उनको वहां से बाहर निकालो। मगर वो जीते हैं, वो ठीक है, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वहां पर जीते हैं। मगर ये अब सच्चाई है कि इस प्रकार की जो स्टेटमेंट ये पास की गई हैं, तो ऐसा लगता है कि भाई कहीं मिली भगत तो नहीं है। मगर ये स्टेटमेंट मालदीव के लिए बहुत ज्यादा नुकसान करने वाली हैं क्योंकि अगर भारत के साथ मालदीव के रिलेशन अच्छे नहीं हैं, तो मालदीव को नुकसान होगा। देखो जब वो प्रेसिडेंट बने, ज्यादातर जो प्रेसिडेंट बनते हैं मालदीव में, तो उनका जो सबसे पहला विजिट होता है वो भारत में होता है क्योंकि भारत सबसे बड़ा देश है और जो नेबर में तो भारत के साथ अच्छे रिलेशन रखना बहुत जरूरी है मालदीव को। मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये सबसे पहले तुर्की गए और अब जो हैं वो चीन गए हुए हैं 5 दिन के दौरे पे और उनके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह के बारे में बातचीत होगी। तो ये सच्चाई है। अब वो सुनने में आया कि इस प्रेशर में आ गए हैं कि कहीं न कहीं उनकी टूरिज्म मिनिस्ट्री कह रही है कि जो ये कमेंट्स पास किए हैं, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है और इन पे एक्शन होगा और आने वाले समय में जो प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू हैं, वो भारत का दौरा भी करेंगे। तो ये तो समय ही बताएगा आगे क्या होगा, पर मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गलती की है जो मालदीव में जिस प्रकार से ये एक अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। हाँ, हम ये मानते हैं कि चीन का अपना इम्पोर्टेंस है क्योंकि चीन के पास डीप पॉकेट्स है और जो चीन है उसका ने काफ़ी वहाँ पर मैं ये कहूँगा बेल्ट रोड इनिशिएटिव में इन्वेस्टमेंट किया है। मगर ये भी सच्चाई है कि जिस देश में भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, वो ज़्यादातर देश डेब्ट ट्रैप में आ गए। चाहे वो आप श्रीलंका को देखें, हम्बनटोटा उनका जो पोर्ट है वो लीज़ पे है 99। उनकी हुँ, जब प्रॉब्लम थी तो उनकी कोई किसी ने हेल्प नहीं की, चीन तो नहीं आया, भारत ही आया था। और इसी प्रकार से आप पाकिस्तान को सब पता, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में $62 बिलियन खर्च हुआ तो आज पाकिस्तान की इकोनॉमी कोई खास अच्छा नहीं कर रही, वो एक जी, प्रकार से डेब्ट ट्रैप में। तो उसको मद्देनजर रखते हुए बार बार भारत ने इशारा किया है मालदीव को कि हुँ, अगर आप चीन के नजदीक जाएंगे और चीन से बिना सोचे समझे वहां से आप एक प्रकार से पैसा लेंगे तो आप डेब्ट ट्रैप में जाएंगे। और आज की तारीख में जो पूरा कर्जा है 1.110% ऑफ जीडीपी है जो मालदीव का और 60% जो कर्जा है वो चीन का है। तो इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि जो मालदीव है आने वाले साल में डेब्ट ट्रैप में जाएगा और वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गलती कर रहा है कि जिस प्रकार से जो मोहम्मद मुइज़ू है वो चीन के नजदीक हो रहे हैं और अपना नुकसान करेंगे क्योंकि अगर भारत के साथ उनके रिलेशन अच्छे नहीं हुए, तो ज़्यादातर नुकसान मुझे लगता है मालदीव को होगा। फ़क्र।
जी, बिल्कुल सही है और अच्छा जन साहब एक चीज़ अभी देखने को मिल रही है कि अभी खबर मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने चाइना से रिक्वेस्ट भी की, अपील की है कि भई इस बैकलैश को पूरा किया जाए क्योंकि अभी मैं जब जिस वक़्त मैं और आप शो कर रहे हैं, तो इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर मालदीव्स बॉयकॉट जो है वो टॉप ट्रेंड चल रहा है। ये बिल्कुल मेरे स्क्रीन के ऊपर है। बिल्कुल, अभी मैंने बिल्कुल। इत्तेफ़ाकन मैंने इसको खोला तो ये इस वक़्त टॉप ट्रेंड कर रहा है ये चीज़। एक तो ये है कि चाइना वाक़ई कोई सपोर्ट कर सकता है जितना कि इंडिया करता था और दूसरी बात, क्या आइंदा कोई फिर इस तरह की बात करने की जुर्रत करेगा या नहीं करेगा? और तीसरी इसी से जुड़ी हुई कि जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं इंडिया के अपने, अब उसी के ऊपर फ़ोकस होगा, वही डेवलप होंगे और वो जो टूरिज़्म दूसरे कंट्रीज़ में जाती थी मालदीव्स में, किसी भी और कंट्री में, वो अपने कंट्री में रहेगी। देखो, सच्चाई ये है कि हर देश चाहेगा कि उसके टूरिज्म स्पोर्ट्स को डेवलप किया जाए और भारत जो है लास्ट 10 साल से प्राइम मिनिस्टर मोदी की जब से लीडरशिप है, उसके समय बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट पूरे देश में बहुत डेवलपमेंट हुई है। हमारे पास अभी जो है रिलीजियस टूरिज्म बहुत बढ़ गया है। या हमारे पास मेडिकल टूरिज्म बढ़ता जा रहा है और भारत की जो ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, वो चाहे आप रॉस स्मिथ से लें और कैम्पबेल बे जो कि हमारा सदर्न मोस्ट है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इतनी डेवलप हुई है कि कम से कम 10 गुना ज़्यादा टूरिस्ट आने लगे इंडियन और फॉरेन लास्ट 10 साल में। और इसी प्रकार से लक्षद्वीप मुझे लगता है कि हमने उस हिसाब से डेवलप नहीं किया था। अब प्राइम मिनिस्टर ने जो इशारा किया है उससे डेवलपमेंट होगी, मगर ये कैसा ही असर नहीं था कि किसी दूसरे देश पे कोई उसका वो था। वो तो क्योंकि उन्होंने एडवर्स कमेंट पास किए, तो ये पब्लिक का एक प्रकार से आउटस्प्रिंग है कि जो हुँ, पब्लिक ने ऐसा महसूस किया कि ये जो कमेंट पास किए वो नहीं करने चाहिए थे और अनडिप्लोमेटिक थे। आप एक नॉर्मल आदमी कोई पास करता है, उसकी वजह अलग हो सकती है, मगर जब आप मिनिस्टर्स हैं, आप गवर्नमेंट के अंदर हैं, इस प्रकार के ओछे कमेंट्स पास करना, आप देश का नुकसान कर रहे हैं। तो आज क्या होगा कि मालदीव का खुद का नुकसान होगा। मालदीव जो है बहुत छोटी इकोनॉमी है। मालदीव के को अगर कोई सबसे बड़ा मेजर नेबर है वो भारत है। भारत ने कितनी बार उसकी हेल्प की है और आगे भी करेगा। मगर अगर वो ऐसे कार्रवाई करेगा तो फिर भारत आने वाले समय में नहीं करेगा और फिर वो चीन के लैप में जाएगा, मैं मानता हूं, पर वो डेप्थ ट्रैप में भी चला जाएगा और आने वाले समय में उसकी इकोनॉमी पहले ही डिगमगा रही है। सबको पता अगले 25 से 30-35 साल में वो आइलैंड जो हैं जो मालदीव जैसे हैं, इनका फ्यूचर बहुत कोई अच्छा नहीं है क्योंकि हो सकता है ये पानी के अंदर डूब जाए। तो ये भी इनको समझ आना चाहिए कि आज की तारीख में इनको हेल्प चाहिए भारत जैसे देश में, मगर ऐसे कमेंट पाने से उनका रिलेशनशिप खराब है। मगर लगता ऐसे है कि अभी गवर्नमेंट को समझ आई है और गवर्नमेंट चाहती है मालदीव की इसको किसी न किसी तरीके से इस चीज को सुलझाया जाए और इसी प्रकार जो आप कह रहे थे फकर कि चीन की भी जी, से मदद वो हो सकता है कि ली जाए, मगर ये तो सच्चाई है कि नुकसान एक बार तीर चल चुका तो वापस आना तो बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। उसपे कुछ न कुछ आप ट्राई कर सकते हैं। मगर दूसरा एक और बड़ा पॉइंट मालदीव को समझना पड़ेगा, क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते रहे इन पॉइंटों में कि कहीं न कहीं वहाँ रेडिकलाइज़ेशन भी होती जा रही है और या ये एक ये चिंता का पॉइंट बड़ा विषय है। इम्पोर्टेंट है जनरल साहब, ये हाँ, बड़ा हाँ, इम्पोर्टेंट और पॉइंट है ये। ये अमेरिका ने भी पॉइंट आउट किया, यूएस ने भी, कि वहाँ रेडिकल है और वहाँ पर इस्लामिक स्टेट अपने पैर पसार रही, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। अल-कायदा के भी उसके फुटप्रिंट्स मिले हैं और ड्रग की जो माफिया है, वो बहुत ज़्यादा सक्रिय है एक प्रकार से मालदीव में। हुँ, ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि ये एक प्रकार पूरे साउथ एशिया के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। तो इसको किस तरीके से देखा जाएगा ये भी है कि आज की तारीख में रेडिकलाइजेशन जो किसी देश में हो रहा है, तो सबसे ज्यादा साउथ एशिया में जो एक प्रकार से मालदीव भी वन ऑफ द कंट्री है और उसमें कहीं ना कहीं आईएसआई भी अपना गढ़ बना रहा है। तो हुँ, ओवरऑल ऐसा लगता है कि मालदीव को सोच समझ के चलना पड़ेगा। अगर मालदीव इस तरीके से चला और वो चीन के एक बार लैप में चला गया और वो डेप्थ ट्रैप में चला गया, तो फिर निकलना मुश्किल है। आपको मैं बताता हूँ, मलेशिया
बांग्लादेश, ये ऐसे देश हैं जो कि हुँ, अपने काफ़ी बेल्ट रोड इनिशिएटिव के जो प्रोजेक्ट है उसको कैंसल कर दिया। हुँ, उनको लगा कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है, हम डेब्ट ट्रैप में आ जाएँगे। इटली जैसे देश अब निकल गए हैं बेल्ट रोड से, क्योंकि हर देश को अपना नेशनल इंटरेस्ट रखना है सामने। तो ऐसे में ये सच्चाई है, अगर आप लोन देते हैं, तो अगर लोन का इंटरेस्ट इतना हेवी है, तो वो छोटे देश आपको लोन वापस दे ही नहीं पाएँगे, आपको उसका इंटरेस्ट ही दे नहीं पाएँगे। मिसाल के तौर पे भारत जो है एक प्रकार से बुलेट प्रूफ बुलेट ट्रेन बना रहा है, और वो अहमदाबाद से बॉम्बे, और उसको जो है हमने एक प्रकार से सॉफ्ट लोन लिया है जापान से, जापान की टेक्नोलॉजी से बन रहा है, तो उसका जो इंटरेस्ट है 0.01 है। इतना कम इंटरेस्ट है, तभी काम चल सकता है। और आप देखें जिस हिसाब से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, या बेल्ट रोड इनिशिएटिव किसी और दूसरे देश में भी बनाए हैं, इनका लोन का इंटरेस्ट कितना है? क्या वो देश इसको दे पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता कि वो जो गरीब देश हैं वो दे पाएंगे। तो वो फिर फर्दर जो दलदल में तो फंसता है इंसान, ऐसा उन देशों का हाल हो जाता है, और वो एक बार फंसते चले जाते हैं और इतने डेब्ट ट्रैप में चले जाते हैं कि वो कभी निकल ही नहीं पाते। तो ये बड़ा हुँ। इम्पोर्टेंट है। आज की तारीख में ऐसा ही कहीं न कहीं श्रीलंका का भी हुआ था। मगर ये अच्छी बात है कि भारत उस समय आगे आया, भारत ने $4 बिलियन की मदद दी, और इस प्रकार से श्रीलंका मुझे लग रहा है उभर रहा है, और श्रीलंका को फिर उसको मद्देनज़र रखते हुए भारत ने गारंटी भी दी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को, उनको लोन मिला। आज उनकी इकोनॉमी ऐसा लगता है कि दोबारा ट्रैक पे आ गई है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी भी एक प्रकार से जो है टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा निर्भर है। फ़क़त। बिल्कुल जनरल साहब आपकी बात दुरुस्त है कि नेबर्स के साथ या फिर बाकी लोगों के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रखने ज़रूरी हैं और एक बात बड़ी क्लियर है कि किसी के हवाले से भी इस तरह के जो इंसल्टिंग रिमार्क्स होते हैं, उसमें बड़ी एहतियात की ज़रूरत है, नहीं करने चाहिए। किसी का टूरिज़्म है, अगर कोई टूरिज़्म वाली कंट्री है, जो टूरिज़्म से पैसा कमाते हैं, उनको तो और एहतियात करनी चाहिए, लेकिन बाकी लोगों को भी अपनी जो ज़ुबान होती है, उसका इस्तेमाल बड़े एहतियात के साथ करना चाहिए। अगर इंडिया डेवलप करना चाहता है अपने बीचेस को, अपने टूरिस्ट स्पॉट्स को, तो ये उनका राइट है। मैं बिल्कुल। कौन होता हूँ या कोई और हुँ, कौन होता है जो कहे कि जी ऐसा है तो वैसा है तो फलाना आइटम का है, ऐसा गलत है। इसको जितना मतलब ज़्यादा गलत कहा जाए तो शायद कम है। ऐसा कहना, इस चीज़ों से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ैर एनीवे वही वाली बात है, जनरल साहब ने कहा कि तीर जो है वो निकल चुका है, अब कैसे रिवर्स होगा ये तो आइंदा वक़्त ही बताएगा। जनरल साहब आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया। एंड वी थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ़ज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। थैंक यू फ़क़त, थैंक यू थैंक यू। सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।